आपको पीठाधीश्वर क्यों कहा गया है? तो चूंकि मैं भगवान श्री राम के वंश से हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, तो मैंने खेलना कूदना नहीं चुना। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है अभी कुछ टाइम से कि हम वापस ब्रिटिश सरकार की तरह बंदी बन रहे हैं। वो बेचारा जो है रेडी पे पट्टी पे अपना परिवार चलाने वाला व्यक्ति लड़का, उसे लगा कि मैं पुलिस को बताऊंगा, सबूत दूंगा, वीडियो बना के दूंगा तो कार्रवाई होगी। उल्टे उसको अपहरण करके जान से मार दिया सब लोगों ने। लेकिन जब सरकार उनकी व्यवस्था यानी पढ़ाई जिनके लिए वो जी रहे हैं वही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, एक साल उनका बर्बाद होगा, तो सबके पास तो वो मौका नहीं होगा ना कि वो एक साथ फिर पढ़ के वापस उस फीस को करके सब कुछ वापस कर दे। वो बनाने के लिए क्या चाहिए? ईमानदार नेतृत्व, सही सोच और विश्व को अपनी मुट्ठी में कलेजे से लगा के रखने की ताकत। हम जब बात करते हैं तो हम यूएन को भी अपील करते हैं। आपके जो संस्थान है, जो ऑफिसेस हैं, उन सब में बृहस्पतिवार को भी छुट्टी होती है, मतलब आप ऐसा क्यों, मतलब और जगह संडे को होती है छुट्टी? बृहस्पतिवार को हम दाढ़ी नहीं कटाते, ये सब नहीं करते और पूजन पाठ में ज्यादा करते। भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है, गुरु को समर्पित दिन माना जाता है कि हमें छुट्टी अगर रखनी है, अवकाश रखना है तो किस लिए रखना चाहिए? बृहस्पतिवार। रोजगार को लेकर जितनी समस्याएं चल रही है देश के अंदर, उसको आप कैसे सही करेंगे? जैसे आपने एजुकेशन पोर्टल के बारे में बताया, वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। रोजगार को कैसे खत्म करेंगे? रोजगार में हमारा जो पुरातन सिस्टम है स्वाभिमान स्वावलंबन का, हम गाँवों को सबसे पहला काम क्या करना है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो मल्टीनेशनल्स और बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ से छीनना। तो आप रोजगार के बाद में स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे आप पोर्टल के थ्रू सही करेंगे? हमारे यहाँ ये ईट नीट फीट का कंसेप्ट नहीं है। हमने 12th में आपके परफॉर्मेंस से, आपकी साइकोलॉजी से जान लिया आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपको हम डॉक्टर बनाएंगे, आपसे सेवा लेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय, मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं, लेकिन आज जो विषय काफ़ी चर्चा में है, जिस चीज़ पे लोग बात नहीं करना चाहते, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया तक वो लड़ाई रह गई है, सिर्फ अपने मन के अंदर वो द्वेष रह गया है। मैं बात कर रहा हूँ राजनीति की। मैं बात कर रहा हूँ आज उन टॉपिक्स के ऊपर जो लोग उठाना ही नहीं चाहते, या फिर सरकार ने अपने कान बंद कर लिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुद्दों के ऊपर बहुत बहस चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कभी भी वो सॉर्ट हो ही नहीं पाती, और उसी कारण कोई और मुद्दा आकर बड़ा हो जाता है ताकि वो छोटा हो जाए और ताकि वो भूल जाए लोग। आज हम बात करेंगे रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जिनको लगभग 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है अपने करियर का। बहुत सारे अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सॉल्व करी हैं। लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्होंने उनका ध्यान रखकर उसको भी सही करा है। आज हम बात करेंगे देश के उस पॉइंट के बारे में जो शायद लोग सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन भी चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं करता। आज मैं अपने गेस्ट से सारे सवाल पूछूंगा कि क्या सही रास्ता है, क्या सही सॉल्यूशन है, और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीज़ें सही हो जाए। तो मुझे लगता है कि उनका ही कहना है कि उन्हें लगता है कि 90% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे देश की वो सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट, जिनका नाम है शक्तिपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनिल जी, जिनको जगदीश्वरानंद नाथ भी कहा गया है और ये सनातन धर्म पीठ के पीठाधीश्वर भी कहे जाते हैं। सो मैं स्वागत करता हूं उनको अपने पॉडकास्ट में, और पहला सवाल मैं उनसे यही लूंगा कि सर, आपको पीठाधीश्वर क्यों कहा गया है? मैं एक साधारण नागरिक हूँ, ठीक है, आप ही की तरह। यह जरूर है कि जब लोग खेलते हैं, कूदते हैं, उस उम्र में संगठन बनाना, ये प्रकृति की तरफ से मुझे प्राकृतिक पदार्थ है। हम जिस स्कूल से आते हैं उसमें जब समाज में कुछ बिगड़ता है, देश में कुछ बिगड़ता है, जब अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तो चूंकि मैं भगवान श्री राम के वंश से हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, तो मैंने खेलना कूदना नहीं चुना। मैंने चुना इस समाज के लिए लड़ना। कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर लड़ना हो, आईटीआई की टीम के साथ लड़ना हो, आईटीई के लिए लड़ना हो, लैंड एक्विजिशन के साथ लड़ा। उस समय से संघर्ष में जीवन बीतता गया। सेना का कष्ट देखा तो सेना के लिए हेल्पलाइन का निर्माण किया, ठीक है, उसका कंसेप्टलाइज किया, उनके साथ मिलकर के उसको लागू करवाया तीनों सेनाओं के लिए। और जब मुझे लगा कि इस देश के लिए लड़ना चाहिए, तो फिर मैंने सब कुछ त्याग करके इस समाज के लिए, देश के लिए, जनता के हक के लिए लड़ने की कोशिश करी। छोटा सा काम क्या किया, एक हेल्पलाइन बनाई जिसको कहते हैं जन समस्या समाधान केंद्र। 24 क्रॉस ओपन है। आप कोई भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के हिस्से से हमारे को व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच कर सकता है। लिखित में कंप्लेंट दीजिए,
हम आपको कंप्लेंट का नंबर देते हैं और फिर वो जो भी शिकायत हो जिसके के खिलाफ हो, कोई माफिया है, कोई अधिकारी है, कोई पूंजीपति है या आम साधारण प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमारे सामने रखता है, हम अपनी समझ के हिसाब से उसको हल करवाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक जो छोटा सा बच्चा है जो 17 साल का है, वो देख रहा है आपस में आसपास लड़ाइयाँ चल रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर वो नहीं आएगा तो कौन आएगा हमारे देश के लिए, तो उस टाइम पे वो कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इतनी कम उम्र में भी वो काम करने के लिए जो शायद आपके लिए सही नहीं था उस टाइम? देखिए, उस समय में जो हमारे साथी थे, जो मेरे साथ बच्चे लोग पढ़ते थे, हमारे साथी, जैसे अभी भी हृदय सिंह हैं, सुदेश कुमार मौर्य हैं, अरविंद त्रिपाठी हैं, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे साथी थे। जैसे वो कानपुर में एक सलीम अहमद हैं, वो ये ऐसे लोग हैं, एक श्रवण कुमार आजाद अभी भी हैं, ये वो लोग हैं। सनातन धर्म के लिए सलीम जी भी आपके साथ है, मुस्लिम है ये तो। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कहने की बात नहीं है, ये समस्त सृष्टि सनातनी है। लेकिन मुझे आप धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम क्या इस्लामिक धर्म? आजकल तो सरकार ने धर्मों पर सरकार की बात ही अलग है, सरकार धर्म कहाँ मानती है? अगर ये सरकार धर्म ही तो मान रही है, सिर्फ धर्म के बेसिस पे सारे लोगों को लगता है कि सरकार धर्म की बात करती है, हाँ। असलियत में क्या है, पंथों को, ये जो अलग अलग जो ऋषि मुनि हुए, चाहे अब्राहम ऋषि हुए, जिसे लोग अब्राहम कहते हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं, यहूदी, ईसाई, इस्लामी, हमारे यहाँ इब्राहिम ऋषि कहा जाता है उनको। उन्होंने जिस प्रकार से भी ईश्वर को प्राप्त किया, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इसी प्रकार से हमारे जो वैदिक ऋषि हैं, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। हम सनातनी हैं। सनातन धर्म का अर्थ समझिए, धर्ममिति धार्यते, जिसे धारण किया जाए वो क्या है? धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? सत्य। असत्य तो आप धारण नहीं कर सकते। तो जो सत्य है उसके साथ सदाचरण, जो सत्यवादी होगा, जो सत्य पथ पर चलेगा, वो अच्छा आचरण करेगा, सदाचरण करेगा, प्रेम, करुणा, दया और ये सब चीजों को लेकर के अच्छा आचरण करेगा। सत्य और सदाचरण के साथ क्या करना है? अपना स्वकर्म, दूसरे का कर्म नहीं करना। मुझे जो प्रकृति पदक मेरा जो कार्य है, मैं अपना कर्म करूं। तो सत्य और सदाचरण के साथ किया गया कर्म ही धर्म है। पूजा पाठ या ईश्वर की उपासना का तरीका वह धर्म नहीं है। अगर वो धर्म होता तो इस धरती पे सबसे बड़ा धर्मात्मा रावण को माना जाता, क्योंकि उससे ज्यादा कर्मकाजी कोई था ही तब किसी ने करा भी नहीं है, नहीं था ना। तो इसलिए पूजा पाठ धर्म का हिस्सा नहीं है। आप उसके आधार पे, पूजन की पद्धति पे, उपासना पद्धति के आधार पे किसी को धर्मात्मा या अधर्मी घोषित नहीं कर सकते। आपको उसके आचरण को देखना होगा कि क्या वो सत्य पथ का अनुगामी है, क्या वो सदाचरण में है, क्या वह समाज में सदाचरण फैलाता है, क्या वह दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानता है। अगर हम धर्म पथ पे चलते हैं, सत पथ पे चलते हैं, तो इस देश में पाप, भ्रष्टाचार, अभिचार, अत्याचार कुछ भी हो सकता है क्या? अगर सरकार ही इस धर्म की बात करती होती, अगर ये धर्म आचरण करने वाले लोग होते, अगर ये सतपथ पे चलने वाले, सदाचरण के पथ पे चलने वाले लोग होते, तो क्या ये बीएनएस में जो है सहमति से संभोग का कानून लाते, जो सनातन में जिसके लिए मृत्युदंड निश्चित? अरे ये तो अभिचारी, व्याभिचारी, अत्याचारी ईसाई हैं, राक्षस है, राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, जिन्होंने सनातन के विनाश के लिए सत्ता धारण की है, सनातन के रूप में। जिस तरह रावण ने भगवा वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके मां सीता का हरण किया था, इन्होंने सनातन के धर्म का ही हरण कर लिया है, उसका विनाश का ठेका उठा लिया है। कोई कहने वाला है इनको? शर्म और लाज नहीं है इनको? धर्म की बात करते हैं, धर्माचरण करके तो दिखाए, 4 महीने सत्य, 4 दिन सत्य के पथ पर चल के तो दिखाए, अगर इनकी औकात है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है अभी कुछ टाइम से कि हम वापस ब्रिटिश सरकार की तरह बंदी बन रहे हैं, एक तरीके से गुलाम ही हो, क्योंकि ना ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे सुनती थी और ना ही आज की सरकार, अगर कोई चीज हो रही है गलत तो ना ही वो सरकार सुनती है। ब्रिटिशर्स के पास फिर भी नैतिकता और कुछ ईमानदारी थी इनके पास वो भी नहीं है। ठीक है, वो जो है अपने खिलाफ बात करने वालों को जान से नहीं मार देते थे, बात करने पे वहां हत्या नहीं कर दी जाती थी। आज देखिए वो लड़के भरत तिवारी को, आज कल जो है पटना में एक लड़के को वो मतलब कि वेश्यावृत्ति का रैकेट का विरोध कर रहा था, जिसमें बड़े बड़े लोग, आजकल वेश्यावृत्ति जो है वो छोटे लोगों के बस की तो बात रही नहीं, सुना है बड़ी कॉस्टली हो गई है, तो बड़े बड़े नेता अधिकारी यही लोग लिप्त होंगे। वो बेचारा जो है रेडी पे पट्टी पे अपना परिवार चलाने वाला व्यक्ति लड़का, उसे लगा कि मैं पुलिस को बताऊंगा, सबूत दूंगा, वीडियो बना के दूंगा तो कार्रवाई होगी, उल्टे उसको अपहरण करके जान से मार दिया सब लोगों ने मिल करके। एक आदमी जो वो भरत तिवारी, उसने पूरा भ्रष्टाचार ले जाकर के खोला, बाकायदा नेक्सस बना करके पुलिस के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। आप बताइए क्या। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और हत्या होने वाली है, आज हम इस पॉडकास्ट पर प्रेडिक्ट कर देते हैं। मेरे को लग रहा है कि एक और हत्या जिसका नाम है सोनम वांगचुक जी,
जो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, और जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके लिए उन्होंने लगभग, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, कॉकरोच जनता पार्टी कोई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। पॉइंट ये है कि शायद वो सही के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि पेपर जब लीक हुआ तो बहुत सारे बच्चे, 20-22 लोगों ने पंखे से लटक लटक गए वो लोग, बहुत सारे लोगों के साल बर्बाद हुए, बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हुई। जो जिम्मेदार जो सरकार में रहेगा, जो पावर रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, और किससे पूछा जाएगा? तो आपका क्या मानना देखिए, है? मैं इस मुद्दे पे ये बड़ा सेंसिटिव होता है। इस देश में ऐसी घटिया व्यवस्था है कि आप यह बताएं कि ये क्वेश्चन है, जैसे एक पार्टी जन्म लेगी, भाई असंतुष्ट लोग इकट्ठे हुए, असंतुष्ट होना, क्वेश्चन पूछना, यह लोकतंत्र की निशानी है। अगर जनता क्वेश्चन नहीं पूछे, आपका फेलियर तो है। अगर लीक हुआ तो लीक क्यों हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय आपने आज तक नहीं की। आपको सर्वप्रथम समिति गठित करके और क्या करना चाहिए था, उस व्यक्ति और उस सिस्टम को पिन पॉइंट करना चाहिए था कि आप बताते इनके पास में आकर के कि हमने ये समिति गठित कर दी है, ये लोग पकड़े गए हैं, ये गिरफ्तारियां हो गई हैं, आगे हम आपकी मांगों को देखें। आप तो, ये सरकार वैसी नहीं है, दे आर नॉट द डेमोक्रेटिक पीपल, ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है। लोकतंत्र के बेस में ये लोकतांत्रिक राजतंत्र चला रहे हैं। मैं जो कहूंगा वो सत्य है। आपने कह दिया, अब जाओ यहां से, कुछ नहीं सुनना, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। मैं और बड़े बड़े पेपर लीक करवाऊंगा, मैं देखूंगा कि अरे यार ये कैसे पता चल गया कि पेपर लीक हो गया। मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जिससे पेपर भी चीज लीक हो जाए, पैसे भी मिल जाए सबको, और पता ना चले कि पेपर लीक हुआ है। अभी तो उसके लिए सीमेंटिंग का काम चल रहा होगा ना, क्योंकि एक बात याद रखिए, सरकार इस देश में जितना रिसोर्स सरकारी व्यवस्था पे लगा है शायद कहीं नहीं लगा, और उतनी व्यवस्था होते हुए अगर सरकार चाह दे तो हवा कहीं पास नहीं हो सकती। पेपर लीक की बात अलग है, जब तक सरकार की दुर्व्यवस्था, जब तक सरकार के लोग उसमें मिले हुए ना हो, जब तक ऊपर से नीचे तक की मिलीभगत ना हो, तब तक नहीं। अगर नहीं है मिलीभगत, हम 1 मिनट को मान लेते हैं आप बिल्कुल निर्दोष है, आपके मंत्री निर्दोष है, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले इस कांड में, ये पहला कांड नहीं है, ऐसे कांड होते रहे। आज युद्ध हो गया, आज मुझे लगता है कि नहीं यार अब। और सर अब लगता है कि ना, अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो लगता है फिर हमारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा इस टाइम पे, किसी पे क्योंकि यूथ जो है, जिससे रोजगार बनना है आगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कि रोजगार कहाँ से ले आएंगे? कोई सरकार रोजगार नहीं ला पाएगी। यूथ जो है वही तो आगे बढ़ बढ़ के काम करेगा या बिजनेस करेगा, तो तभी तो रोजगार दे पाएगा ना, उसको तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार उनकी व्यवस्था, यानी पढ़ाई जिनके लिए वो जी रहे हैं, वही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, 1 साल उनका बर्बाद होगा, तो सबके पास तो वो मौका नहीं होगा ना कि वो 1 साल फिर पढ़ के वापस उस फीस को करके सब कुछ वापस कर ले। देखिए क्या है, हम लोगों ने गाड़ी गलत पकड़ ली। हम एक सनातनी राष्ट्र है, आपको पता है हम इस दुनिया का 22.5% से ज्यादा है। पूरी विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब के करीब है, लगभग 1.5-2 अरब हम लोग खुद ही अकेले ही, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो विश्व के राष्ट्र में जो वर्ल्ड ट्रेड है, उसमें हिस्सेदारी कितनी है? 1.2 कुछ % है। हम इतने % लोग हैं। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अगर हमारे पास एक सक्षम सरकार है, तो हमारी भागीदारी भी कम से कम 20% होनी चाहिए। अरे 15% हो जाती, 1.25% किस हिसाब से, ठीक है ना? तो मतलब ये हुआ कि 20% लोग 1.25% रिसोर्स में जी रहे हैं दुनिया। हमने कभी इसके लिए दावेदारी की है? कोई योजना है हमारे पास में? हम ट्रिलियन बना देंगे, 5 ट्रिलियन की व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें चाहिए हक। वैश्विक व्यवस्था में रिसोर्सेज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी होनी चाहिए थी कम से कम 20% की। 1.25% में जो राष्ट्र इतनी समृद्धि में है, सोचिए 20% में वो राष्ट्र सोने की चिड़िया नहीं होगा ना? वो बनाने के लिए क्या चाहिए? ईमानदार नेतृत्व, सही सोच, और विश्व को अपनी मुट्ठी में कलेजे से लगा के रखने की ताकत। हम जब बात करते हैं तो हम यूएन को भी अपील करते हैं। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया कि इसे कैसे किया जा सकता है। हमारी जो व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था, उसमें 100% रोजगार है। कितना % रोजगार है? 100% रोजगार है। एक भी व्यक्ति बेरोजगार हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल? आपने सनातनी व्यवस्था देखी नहीं। क्या है, उस व्यवस्था को तोड़ दिया गया, और उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए इस देश में जातिगत वैमनस्य फैला दिया गया। लेकिन आप इस देश की अगर व्यवस्था को समझते, जो हमारे पूर्वजों ने खड़ी की है, हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे।
दो चार कहानियां फैला दी, कहाँ की कहाँ झाड़ू बांध दिया, कहाँ मटकी लटका दिया, आज तक कहीं भी नहीं हुआ। इस पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं अत्याचार जरूर हुआ, ये नकारात्मक, लेकिन आप उसके लिए पूरे हिंदुस्तानी के समाज को ब्लेम करें, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिस्टम क्या था ये समझो, हमने कभी नहीं सोचा हमारे यहाँ सिस्टम क्या था। इन्होंने पूजा ने, अगर मैं पुराने खतियान नहीं देखता, अगर मैं वकील नहीं होता और मैंने 200-300 साल पुराने खाते नहीं निकाले होते जमीनों के, तो मैं पता ही नहीं चल, कोई भेदभाव नहीं था। हुआ क्या, जैसे मान लो मैं छत्तीसगढ़ से आता, हमारे पूर्वजों ने जमीन अर्जित की, किसी और ने अर्जित नहीं की। पूरी धरती पे जितनी जमीन है वो अर्जित की अपना खून बहा करके, लेकिन अपने लिए नहीं की। उसमें सबको लाए, हर जाति वर्ण को लाया गया, सबको बराबर टोले बनाए गए। मैंने गांव की बसावट देखी ना, टोले बनाए गए। अरे कितना बड़ा गांव था, आज जनसंख्या ज्यादा है ना, पहले तो 200-400 लोगों का गांव हुआ करता था, 2 घर इसके, 2 घर उसके, 2 घर उसके, एक गांव बन गया। लेकिन हमारा सिस्टम कैसा था, जो सनातन सिस्टम है उसमें सभी वर्ण सभी जातियों के कुछ लोग, 2-4 लोग रहे। अब ये 2-4 लोग एक दूसरे पे, हमारे यहाँ व्यापार नहीं था, गांव में व्यापार नहीं था, कुछ भी बिकता नहीं था, सब लोग एक दूसरे पे आश्रित थे। जो खेती कर रहा है खेती कर रहा है, कोई चमड़े के व्यवसाय में है, कोई लोहे के व्यवसाय में है, कोई लकड़ी बना रहा है। ये जितना उत्पादन था हिंदुस्तान का वो गांव में होता था। शहर में कौन रहता था, तो जो शासक प्रशासक वर्ग, कुछ सामंत, कुछ सेनाधिकारी, और बाकी कौन रहते थे, व्यापारी। ये व्यापारी गांवों से सामान, जो हमारे अलग अलग जातियों के लोग हैं, कोई चमड़े का सामान बना रहा है, कोई लोहे का सामान बना रहा है, कोई सोने का, ये सब गांव में होता था। गांव स्वावलंबी, गांव का आदमी, ये गांव एक परिवार, जैसे मैं हूं आज भी, तो मेरे से जुड़े हुए लोग कई बार मुझसे पूछ लेते कि तुम अपने आप को राजपूत कहते हो, तुम राजा हो क्या? मैंने कहा मैं राजा हूं। कैसे हूं राजा? सनातनी व्यवस्था ने मुझे जो कहा है, राजा मतलब ये नहीं दूसरों का पैसा छीन लेना। आजकल के राजा लोग ना दूसरों का पैसा छीनना, दूसरों की बेटियों के साथ अत्याचार करना, ये राजा का लक्षण बताते हैं। राजा ईश्वर का अंश होता है। जब उसने भूमि अर्जित की तो उसने भूमि को अलग अलग जातियों में बांटा, सबको दिया। सबके पास में, अगर पुराने खतियान उठा के देखो, हर टोले के पास में बराबर जमीन थी। लोगों ने अपनी जमीन अंग्रेजों से, इस्लामिक आक्रांताओं से खो दी, प्रतिकार नहीं कर पाए। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, हमने तो अपने बच्चे तक कटवा दिए, आपने कुछ नहीं कटवाया। आप व्यापार में लगे रहे, आपने हमें छोड़ करके अंग्रेजों को पकड़ लिया, इस्लामिक आक्रांताओं को पकड़ लिया। आपका तो आपका देखिए, व्यापारी वर्ग का जो कोई भी राष्ट्र, कोई धर्म नहीं होता, ये जो जिसका राज होता है उसके हिसाब से काम करता है। अच्छा, मान ली मैंने आपकी बात कि हम किसी सरकार को नहीं चुनते। अब आप अगर नहीं, अभी बात खत्म नहीं, रोजगार की बात कहता हूं। आज क्या वो इंडस्ट्रीज नहीं है? गांव स्वावलंबी था तो हम आपस में लेन देन कर लिया, किसी ने अनाज दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने इलाज किया, काम खत्म, रुपया पैसे का। लेकिन वो जो उत्पादन था, जो व्यापारी लेके जाता था, उससे आपको समृद्ध थे। आपके पास तो रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी सब था, हर वर्ग हर जाति के पास था। यहां तक कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को खरीदा किसी बड़े बनिया ने नहीं खरीदा, एक डोम ने खरीदा। डोम माने जो घाट पे मुर्दे जलाने का काम। उनकी कितनी बड़ी औकात रही होगी कि राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और अपने यहां नौकर रखा। आप समझते हैं सनातन व्यवस्था की सुंदरता? कोई किसी से कम नहीं, सबके पास अपना प्रोफेशन। ये प्रोफेशनल राइट्स है, प्रोफेशनल राइट्स। आज ही मार्केट आप दिल्ली में देखिए। ठीक है, उस टाइम पे राजा हरिश्चंद्र को श्राप मिला था, उन्होंने अपने सारे नहीं, उन्होंने सपने में दान कर दिया, वो भी एक वो था। और परंपरा है। उन्होंने कह दिया कि मैंने सपने में दान दे दिया है, तो मैंने दान दे दिया। हाँ, और आज कोई दे देना, आज क्या है, और उनका लोगों को पट्टे पे जमीन दी हुई है, हाँ छीन रहे हैं। हाँ, दान दी हुई जमीन को भी क्या कर रहे, छीन रहे हैं। और उस टाइम पे राजा हरिश्चंद्र जी के बेटे को जो सांप ने काट लिया था, तो उस टाइम पे उसको जलाने तक के पैसे नहीं थे, तो वो फिर श्राप देके उन्होंने बोला कि मैं सारी जिंदगी आपके लिए काम करने के लिए लग जाऊंगा, इस वजह से आप। नहीं, उन्होंने दान दे दिया। इस कहानी को जानिए, ये कहानी आप यूथ है। राजा हरिश्चंद्र इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, इक्ष्वाकु वंश थे, जिससे महाराज राम है, ठीक है, वो उनके पूर्वज थे। उस समय में उनकी परीक्षा हुई। हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीवर्स सुना होगा आपने, तो एक आयाम देवलोक है, वहां पे चर्चा हुई धर्म के मार्ग पे कौन। बोला राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई इस धरती पे कोई नहीं। खटक गई, आप हैं, दुनिया में खटक जाती है। बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी परीक्षा ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लीला होनी चाहिए थी, पूरी दुनिया को सत्य की ताकत बताने के लिए
और सत्य का परीक्षण करके राजा राजेश चंद्र को जो है वो सपने में दिखाई दिया कि एक साधु कह रहा, बोले हाँ दिया मैंने सारा राज्य। सवेरे महर्षि विश्वामित्र पहुंच गए। अरे राजा उतर गए? बोले हाँ दिया है मैंने, बैठिए। तो अब बोले भाई बिना दान जो है, आपने तो सारा राज्य मुझे दान दे दिया, तो दान जो है बिना दक्षिणा का हो नहीं सकता। उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को बोले अरे तेरा कोष अब मेरा है, तू इस कोष में से मुझे नहीं दे सकता, और 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा तभी तेरे इस दान को कबूल माना जाएगा, नहीं तो तेरा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तू तो असत्यवादी हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को शाम तक का समय दीजिए, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। वो गए, उन्होंने पहले अपनी पत्नी और बेटे को बेचा। ठीक है, उनका कीमत कोई लगा नहीं रहा था, राजा है कोई काम कर नहीं पाएगा। तो एक ब्राह्मण का शक्ल बना करके किसी देव योनि ने उनको खरीद लिया, उनकी पत्नी और बच्चे को। बेटे का नाम था रोहिताश्वर। जहाँ रोहतास बना हुआ है बिहार में, रोहितास का किला भी है, तो वहां का बाद में उन्होंने शासन स्थापित किया, उस राज्य को स्थापित किया। तो वो उनके बेटे को और पत्नी को खरीद लिया। भाई बेटी करेगी, उसने वो बेटे को ले लिया था। बोला अच्छा ठीक है, कुछ 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें इसके लिए भी दे दी, जाओ ले जाओ, ये तो डिस्टर्ब ही करेगा, मेरे यहाँ नौकरानी का काम करना है तुमको, ले लिया। इसके बाद फिर भी कम रह गई स्वर्ण मुद्राएं, तब उन्होंने फिर अपने आप को बाजार में बेचा और उनको डोम राजा बन करके खरीद लिया। और खरीद करके उनको कहा तुम शव जलाओ, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, यहां पे आने वाले शवों से कर वसूलना, जो कर देगा उसी को आप कर के रूप में कफन लेते हैं। ठीक है, उस समय आज भी कर लगता है शमशान घाट पे। खुदा न खास्ता उनके बेटे रोहितासव को सांप ने काट दी। पत्नी गई, अब पत्नी के पास खाने के लिए तो था मालिक का दिया अन्न, लेकिन और कुछ क्या था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कौन रो रहा है यहाँ पे, अब उसके पास कर देने को पैसा नहीं, जलाएगी कैसे। तब उन्होंने कहा कि बेटा तो मेरा है लेकिन बिना कर दिए तुम्हारे को। तब उनकी पत्नी ने अपना जो आंचल है वो फाड़ करके कहा ठीक है, मैं आधी साड़ी से ही अपना लज्जा निवारण करूंगी। ये होती है सत्य की परीक्षा जो लोगों ने दी है। और वो फाड़ने लगी जब आंचल, उन्होंने आधा फाड़ दिया, तब सारा देव लोग प्रकट हुए। बेटा तो जीवित हो ही गया, लेकिन उन्होंने कहा एक स्वप्न, मतलब कहा ये स्वप्न समझ लो हरिश्चंद्र, जैसे कुछ घटित ही नहीं हुआ है, तुम्हारी परीक्षा में तुम सफल हो, और बड़े बड़े देवता तुम्हारे चरणों के धूल के समान भी नहीं है, वो भी कपट कर लेंगे। तुमने इतनी विषम परिस्थिति में भी सत्य का साधन नहीं छोड़ा। ये है हमारी विरासत, ये इस सनातन की सुंदरता है। मैं सत्य और को धर्म ऐसे ही नहीं कहता, सत्य ही वह चीज है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है। इस दुनिया में दो ही चीज है, या तो सत्य या असत्य, या रोशनी या अंधेरा, आप जिसको चुन रहे, दोनों पक्ष है ना। तो हमें असत्य की तरफ जाना है, अधर्म की तरफ जाना है, पाप की तरफ जाना है, या सत्य की तरफ जाना है, धर्म की तरफ जाना है, सदाचरण की तरफ जाना है, सुख की तरफ जाना है, समृद्धि की तरफ जाना है। यह कौन तय करेगा? यह तय करता है जिसको जनता, एक आम नागरिक सत्ता में भी इस आशा के साथ बैठाता है कि यह राष्ट्र का संचालन धर्म के हिसाब से करेगा। आज के डेट में राजा कौन है? राजा है प्रधानमंत्री, राजा है राष्ट्रपति, राजा है मंत्रिमंडल के लोग, विधायक, यहां तक कि राजा एक गांव का पंचायत का मुखिया भी है, जो प्रधान जी से कहते हैं, वो भी तो राजा ही है ना, अपने गांव का राजा वही है। अब क्या वह सत्य और सदाचरण के साथ शासन व्यवस्था को चलाता है? अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी 3 मिस्टेक है जो सबसे बड़ी सरकार में होती है जो आप सही करेंगे आगे? इस देश में एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना, सरकारें भेदभाव से काम करती हैं। एक पहचान, एक राष्ट्र। जैसे क्या भेदभाव करते हैं, थोड़ा सा खुल के बताइए। हमारा संविधान बना बहुत बढ़िया था, उसमें समाजवाद नाम की चीज नहीं थी, धर्मनिरपेक्षता नाम की चीज नहीं थी, जो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े लोगों ने, 350 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसमें एक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राजनीतिक कारणों से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी लोग कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो संविधान निर्माता समिति का अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जैसा विद्वान तो पैदा ही नहीं हुआ, उनकी कॉपी आज तक कोई चेक नहीं कर पाया। तो अगर किसी को श्रेय जाना चाहिए था तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना चाहिए था, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में संविधान बना था। ठीक है, लेकिन देश को कभी ये पढ़ाने की जरूरत समझी गई? नहीं पढ़ाया गया ना। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है।
संविधान में किसी भी देश में अगर वो राष्ट्र है तो उसमें एक पहचान होनी चाहिए, एक नागरिक पहचान, वो है भारतीय। हमारी पहचान किस चीज से होनी चाहिए? भारतीय से। हमारी समाज में पहचान, हम अपने वर्ण अपनी जाति किसी से भी जाने जाए, ठीक है, पहला मुद्दा लेकिन तो है कि हम राष्ट्रीय लेवल पे जाने जाएंगे मैं भारतीय हूँ। ठीक है, संविधान किसी को नहीं पहचानेगा, संविधान किसी राजपूत, किसी ब्राह्मण, किसी शूद्र, किसी को नहीं पहचानेगा। संविधान एक को पहचानेगा, वह है भारतीय। भारतीय। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश का संविधान जाति धर्म सबको मान्यता देता है और फिर कहता है मैं लोकतंत्र हूं, फिर कहता है मैं निरपेक्ष हूं। यह ना तो निरपेक्ष है ना ही लोकतांत्रिक है, यह जातिवादी राजतांत्रिक संविधान है। इस संविधान को पुनः लिखित करना होगा, एक पहचान, एक राष्ट्र, और जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको राजद्रोही करके दंडित करना होगा। कोई भेद नहीं, सड़क पे हम हैं तो हमारे पास एक पहचान होनी चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारी तीसरी कोई पहचान नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हर नागरिक की एक पहचान, एक जैसी सुविधा हो, एक जैसा कानून हो, तो क्या देश में कहीं भी झगड़ा हो सकता है? कोई विवाद हो सकता है? किसी के बीच में भेद हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही हमारे सिद्धांत ईसाई सिद्धांत पे नहीं होंगे, हमारे सिद्धांत इस्लामिक सिद्धांत पे नहीं होंगे। यह सनातनी राष्ट्र है, हमारे पास दुनिया की सर्वोच्च और सबसे परिष्कृत संस्कृति है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सनातनी संस्कृति ही चलेगी। इसमें तो और लड़ाई रहेगी, इस्लाम कोई लड़ाई नहीं, संस्कृति बने सामाजिक व्यवस्था। आप हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नहीं मानते तो आपको दंडित होने का अधिकार है। जब पार्टीशन हुआ तो काफी लोग मुस्लिम भी यहाँ पे आए थे, तो वो अपना हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है दोस्त। इस आप अभी मेरे से पूछ रहे थे सलीम अहमद क्या है सनातन को मानते? क्यों नहीं माने? हमने उनको इस धर्म, उनका जो पंथ है उस विधि से उपासना करने से नहीं रोका। असली धर्म तो मेरे हिसाब से अपने धर्म को मानना और दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करना, वही ये सारे पंथ हैं। सनातन जो धर्म है, उस धर्म में कहीं उपासना की बात आई? मैंने जो धर्म की परिभाषा दी, सत्य और सदाचरण के साथ स्वकर्म करना ही धर्म है, यही गीता में उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने दूसरे अध्याय में शुरू किया कर्म योग से और अंत किया है भक्ति योग पे। हाँ। ठीक है, तो यह बात निश्चित समझिए, उन्होंने कहीं पर भी पूजा या उपासना पद्धति की कोई चर्चा नहीं की है। आप नमाज पढ़िए, आप चर्च जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, कैसे भी करिए, ईश्वर की उपासना का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जब धर्म से लेना देना ही नहीं है, वो तो पूजा पद्धति है, उपासना पद्धति पे विवाद हो नहीं सकता, क्योंकि उपासना की कोई भी नियत पद्धति नहीं हो सकती। जिसके गुरु ने जैसा सिखाया है, जो जिस गुरु का फॉलोअर है उसको करता रहे, उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन संस्कृति और संस्कार यह बहुत बड़ी बात है। हम भाई बहनों का विवाह में नहीं विश्वास करते, हम इंटरकास्ट मैरिज में विश्वास नहीं करते, हम इंटर रिलीजन या अंतर पंथिक उसमें, क्योंकि आपके संस्कार और संस्कृतियां मिलती नहीं है। आप अपने में विश्वास करो, आप वो कोशिश मत करो कि इस देश में वर्ण संकरता बढ़े। वर्ण संकरता ना तो वर्ण संकर जो है वो क्या बोलते हैं, पौधे, पेड़ पौधे वो सर्वाइव कर पाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, हमने देखा है। इसलिए आप उस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में हर चीज के लिए नियम और कानून बने। धर्म को, आस्था को और बहुत सारी चीजों को जो लोग नहीं समझ पाते हैं उसे तर्क पे कसने लगते हैं, लेकिन अगर वो पूरे शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन कर दे फिर वो तर्क पे कसे, तो उनका जवाब है। ठीक है, पहला पॉइंट तो जाति हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ भेदभाव। जात की बात ही नहीं हुई, बात हुई हाँ, नागरिक, कई नागरिक वर्ग नहीं बना, केवल एक नागरिक वर्ग, सनातन सबको संविधान सीधा हो गया आपके पास। दूसरा चीज जो है इस संविधान में रोजी, रोजगार, शिक्षा, ये सब चीजें डाल दी हैं अनुवर्ती सूची में, यानी विवेक पे चढ़ाएंगे नहीं। हम चाहते हैं, अगर हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी स्टेब्लिश की है और उसका राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को कहता हूं, इस विश्व की जनता कहता हूं, प्रत्येक मानव का हक है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यह हक है आपका, और इस हक को देने में वैश्विक सरकारें भी रेडी नहीं है, क्योंकि ये जब तक समस्या रहेगी तब तक ही सरकारों को निरंकुशता रहेगी। हम चाहते हैं, हम मांग भी करते हैं और हम देंगे, अगर हम सत्ता में होते हैं तो क्या देंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मूल अधिकार के रूप में। यानी कि अगर सरकार नहीं देगी तो बंदा कोर्ट में खड़े होकर कहेगा कि मेरे को ये रोजगार नहीं दे रहा, या मुझे डॉक्टरी पढ़नी है मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, या मुझे इंजीनियरिंग करनी है मेरी काबिलियत है। ये मैं आपको इसका तरीका बता सकता। लोग कहते हैं ना कि ये कह देना मूल अधिकार कैसे दे दे,
आप ये समझिए, आप नेशनल एजुकेशन पोर्टल क्यों नहीं बना रहे थे? आपने शिक्षा का हजारों करोड़ों लाखों करोड़ का व्यवसाय बना रखा है, आप उससे चंदा लेते हैं, आप उनका शोषण दोहन करते हैं, बहुत सारा चीज चलता है। जबकि शिक्षा जो है पूर्णतया राष्ट्रीय नीति का हिस्सा होनी चाहिए, उसमें पूरी तरीके से भारतीय इतिहास को और भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाना चाहिए। आप कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति को पढ़ाए जाने का विरोध करती है, मतलब वो देशद्रोही है, स्पष्ट है। अगर हम सनातन को पढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, जब ये दूसरी संस्कृति के लोग, दूसरी सभ्यताओं के लोग पत्ता पहनते थे, तब हमारे यहाँ का आदमी जो है वो मलमल और मखमल पहनता था, ठीक है, और वो रेशम पहनता था, धारण करता था। हम वो लोग हैं जिन्होंने देव वैभव को भोगा, ठीक है, हमने अपना सिर कटाया है। आज का विज्ञान उसका एक्सप्लेनेशन देने, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति ऐसी हो जहां सिर कटने के बाद धर लड़े हो, तो मैं चैलेंज करता हूं, फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केवल एक सभ्यता, एक संस्कृति, यह भारतवर्ष अंत तक यह कभी गुलाम नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देता हूं, इस संविधान में और यहाँ के इतिहासकारों ने झूठ लिखा, यह देश गुलाम था, मुगलों का, अंग्रेजों का। कहा यह देश, कोई भी देश गुलाम कब होता है? जब वो हथियार डाल देता है। 24/7, 24x7 इस देश ने हथियार रखा ही नहीं। इस देश में संघर्ष चलते रहे, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। हम झुके ही नहीं, हमने सिर नहीं झुकाया। उनका इस देश पर कभी कब्जा नहीं रहा। हाँ, कुछ क्षेत्रों में रहेगा, उनके पास हमसे बेहतर हथियार थे, और इस देश के गद्दार थे। वो गद्दार जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, जो मुगलों के साथ मिल गए, उन गद्दारों को आज जब, और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या हुई, जो आपने पूछा मुझसे, कमी यह हुई कि जब कोई भी राष्ट्र आजाद होता है तो उस देश के गद्दारों को खत्म कर दिया जाता है, उन्हें गले नहीं लगा लिया जाता। इस देश को जिन्होंने आजाद कराया, उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने गद्दारों को भी भाई मान करके गले लगा लिया। अगर हमने उन गद्दारों को उसी समय समाप्त कर दिया होता तो इस देश में कोई समस्या ही नहीं होती। जो अंग्रेजों के साथी थे, जो आक्रांताओं के साथी थे, जो आजादी का विरोध कर रहे थे, उनमें से किसी एक को भी जीने का हक था? हमारे लोगों ने खून बहाकर आजादी हासिल करी है, तो उनका अपमान नहीं किया हमने। तो क्या आज भी हम लोगों को खून बहाना पड़ेगा अपने आप को देखिए, आजाद करने के लिए? आज हम किसका खून बहाएं? भरत तिवारी, खून बहाना बहुत आसान है। भरत तिवारी ने खून बहा अपना। भरत तिवारी को एक मैंने पढ़ा, मैंने देखा एक बड़ी विचित्र बात। एक सेना, देखिए दलाली किसे कहते हैं, गद्दार किसे कहते हैं। एक सेना के अधिकारी को आगे किया, जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं शहीद बताता हूं, जो बॉर्डर पे शहीद हो जाए वो शहीद है। इसका मतलब भगत सिंह तो बॉर्डर पर शहीद नहीं हुए थे, चंद्रशेखर आजाद तो बॉर्डर पर शहीद नहीं, मतलब उनके हिसाब से वो आतंकवादी थे। ये है इनकी सोच, आज की सरकार की सोच। इनके दल्ले यही बोल रहे थे भर्तीवादी के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र हित में, जनहित में अपना बलिदान देता है वो शहीद है। भरत तिवारी शहीद है। इस अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार ने उसकी हत्या की है। इस सरकार में, ये सरकार किसकी है? ये पुलिस वाले कौन है? क्या हमारे घरों से आए हुए बच्चे नहीं है? हमारे घर से आते हैं ना। वो जो अधिकारी है, जो आईपीएस है, वो कौन है? अरे आज ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं सड़कों पे परीक्षा देने के लिए, कोचिंग पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से कोई डीएसपी बनेगा, कोई डीआईजी बनेगा, कोई एसपी बनेगा। इनके ऊपर भी तो ऊपर से प्रेशर है। देखिए प्रेशर कैसा, अपने भाई की हत्या का प्रेशर। आप मेरे ऊपर कोई कितना भी प्रेशर डाल दे, सारी धरती का प्रेशर डाल दे, क्या मैं किसी की हत्या कर दूंगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि जड़ का समाप्त होना जरूरी है ना, पत्ते तो व्यवस्था, हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। एग्जैक्टली। एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपके पैर में सुई चुभती हो तो मेरे पैर में दर्द होता हो। पुलिस व्यवस्था, पुलिस क्या है? डराने के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का कोई चीज जन्म लेती है तो उसको जड़ से समाप्त कर देगी। यह होना चाहिए। हमारे समाज में जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें अपराध लगभग शून्य जैसा था। बलात्कार वगैरह तो सोचना ही पाप था। वो शास्त्रों में कहीं किसी देव के साथ भी हुआ है तो उसको लोगों ने स्थापित रखा है। हमारे यहाँ ये मृत्यु दंड कारक अपराध है, आज आम बात हो गई है, नहीं हो गई है। व्याभिचार सब यह समाज स्वीकार कभी नहीं करता था। आप बहुत बड़ी चीजें जो होती थी वो चोरी और डकैती। कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि चोर बहुत गरीब होता था, चोरी भी एक प्रोफेशन के रूप में, मतलब काफी कहानियां उससे प्रचलित थी। चोरी या डकैत, डकैत कौन? जो सिस्टम से असंतुष्ट था, बागी कहते थे, वो अपने आप को डकैत नहीं कहते थे। आज जो डकैत है वो देशद्रोही अपराधी हैं। आज जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, वो असली अपराधी हैं। पहले का जो डकैत था वो अपने को बागी क्यों कहता था? क्योंकि वो अत्याचार, जो सरकार के टट्टू होते थे, अंग्रेजों के, मुगलों के, उनको वो लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो आप समझिए आज सिस्टम परिवर्तन की जरूरत है।
तो सोनम वांगचुक जी से भी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो उनको अपनी मैं देश छोड़ सोनम देनी वांगचुक चाहिए? को एक ही बात कहूंगा, जे वो इस देश की धरोहर है। मेरी बात समझिए, उन्हें अपने आप को बलिदान नहीं करना चाहिए। एक बड़े आंदोलन की नींव रखें, या हम अपने खिलाफ लड़ते हैं ना, अंग्रेजों के खिलाफ होती तो सबसे पहली गोली मेरे हाथ में होता, शस्त्र संधान का सबसे बड़ा कारण मैं होता, इस देश में लाशों के ढेर लगे होते। नहीं, सबसे बड़ा आंदोलन तो वो कर ही रहे हैं, बड़ी ये बात नहीं, है ये। वो जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें हम यह मानते हैं कि ये जो शिक्षा के साथ अन्याय हुआ है बच्चों के साथ, वो एक कारण बनेगा। और मैं जो देख पा रहा हूं, यह आंदोलन इस देश में इतना बड़ा विस्तार पकड़ेगा कि सरकार को जाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक को आज से नहीं जानते, वो एक बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं, उनके जैसे लोगों को, वो हमारी धरोहर है। आंदोलन में उनका शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी को उतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि मैंने उनके बैकग्राउंड के बारे में और भी चीजें अभी जो हो रहे हैं उनके बारे में भी देखा है। लगभग ये जो पार्टियां हैं, ये कुछ चीजों पे, संविधान के कुछ मुद्दों पे एक दूसरे का साथ पकड़े हुए, भेदभाव के मुद्दे पे तो बिल्कुल ही पकड़े, ठीक है, क्योंकि सबको उसी जगह पर बैठना है। इनमें से कोई यह नहीं चाहता कि देश की जनता सुखी हो, देश की जनता को या युवा को उसका अधिकार मिले, या वह चाहते विवादों में घिरे रहें। जिसकी सरकार रहेगी, विपक्ष में जो रहेगा वो विवाद पैदा करेगा। हम चाहते हैं कि अब अंग्रेजों की और विदेशियों की सरकार नहीं है, ऐसा कोई भी कांड ना हो जिसके लिए जनता उद्वेलित हो। चलिए, आप उनके मुद्दे से सहमत हैं? मुद्दा सही होता है उनकी, 20 जुलाई को वो संसद भवन जा रहे हैं ताकि, और शांति प्रस्ताव लेकर, हाँ। बिल्कुल आराम से, कि हाँ शायद सुन ले। मेरी सरकार से अपील है कि इसकी नौबत आने की जरूरत नहीं है। सरकार को 15-17 तारीख तक सोनम वांगचुक को आश्वासन देना चाहिए, उनका आमरण अनशन तुड़वाना चाहिए, और यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये गारंटी देनी चाहिए। सरकार का यह फर्ज है, हम सबका यह फर्ज है कि यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटना दोबारा भविष्य में ना हो, बच्चों को न्याय मिले। सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार ने कदम उठाए हैं तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए और मामले को खत्म करना चाहिए। बात होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। इस मुद्दे पे यह तो एक अपराध है, अपराधियों को दंडित करना सरकार का धर्म है, सोनम वांगचुक की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी की, जिम्मेदारी है अमित शाह की, जिम्मेदारी है इस राष्ट्र की सत्ता में बैठे हुए उन लोगों की जिनको जनता ने सत्ता में फिर से बैठाया है। तुम्हारे रहते अगर इस देश के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो तुम या तो गद्दी छोड़ दो या फिर न्याय करो। अभी तो इंस्टाग्राम के रील्स के पहले काफी सूत्रों से पता भी चला है कि कुछ टाइम में, 1-2 दिन में कोई भारी हमले भी होने वाले हैं उनके ऊपर, ताकि वो रुख मोड़ के लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दी जाए और उनको बहाना मिल जाए कि हाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था, मार पिटाई स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें ये प्रोटेस्ट बंद करना पड़ा। देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इस देश में पीछे बहुत कुछ हुआ है, बहुत पानी बहा है। यह जो पार्टी है और इसके साथ जो जुड़े संगठन है, इनके मोडस ऑपरेंडी दो है। ये जिनको लगता है कि ये हमारा विरोध करेगा, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये देशद्रोही है, इसके पाकिस्तान से संबंध है, इससे अमेरिका से संबंध है, ऐसा कुछ सामने लाते हैं। कैरेक्टर, किसी लड़की से संबंध है, ऐसा कुछ करेंगे। दूसरा चीज है, इन्होंने बीच में अपने एजेंट्स रख रखे हैं। वो एजेंट्स बिल्कुल जनता के बीच में हमारे आपके जैसे दिखते हैं। वो जनता की बात करते हैं, जनता के हक की बात करते हैं, और समय आने पर जो है वो अलग एक मोर्चा खोलते हैं और इसके बाद में वो सरकार से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हाथ मिला लेते हैं। हमारा प्रत्यावेदन सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अब सरकार विचार करेगी, सरकार का महिमामंडन शुरू हो जाएगा, आप गए घर में। यह आंदोलनों को खत्म करने का अंग्रेजों का तरीका है। ये काले अंग्रेज, पूंजीवाद का कोई देश नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये पूंजीवादी लोग इस देश की जनता का स्वावलंबन और स्वाभिमान छीन चुके हैं। ठीक है, इस देश को पुनः अपने स्वाभिमान और स्वावलंबन को प्राप्त करना ही होगा, सनातनी व्यवस्था में ही प्राप्त करना होगा। मैं जहां हूं, मेरा चीज मुझे दे दो। एक समय आएगा, आज का कोई भी बेरोजगार आदमी कोई भी काम करने को तैयार, फिर मैं अपना पुश्तैनी काम क्यों नहीं करूंगा। आज इस दुनिया में सबसे बड़ा चमड़ा इंडस्ट्री का मालिक जो है कौन है? सबसे बड़े टेलर्स कौन है? मिर्जा टेलर्स, सुपर टेलर्स, और वो खरबों डॉलर आता है, देश के लिए भी कमाते हैं। हमें सावधान किनसे रहना है? कोई भी, मैं तो बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस सरकार की, आपकी सरकार की बात नहीं कर, कोई भी सरकार इस तरह की नीति जो अंग्रेजों से प्रभावित होगी, जो देश में फूट डालकर कई शासन करना चाहिए। कांग्रेस ने भी वही पाप किया, उसके महापाप को इन लोगों ने और आगे बढ़ा दिया।
सर समस्या तो वही है ना कि अगर हम मान लिया हम जो आज की सरकार है उनको ना चुने तो किसको चुने? हमने एक विकल्प दिया है। मैं आपको कहता हूं, क्या आपने कभी सुना है, कभी भी पूरे विश्व में सुना है कोई कह रहा हो कि 3 फंडामेंटल राइट देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का? सुना है कहीं? ऐसा कंसेप्ट भी सुना है कहीं? नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि 90% लोग, आप देखिए, यूथ के लिए हम नेशनल एजुकेशनल पोर्टल की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है, विजन क्या है? एक नेशनल एजुकेशनल पोर्टल बने। स्कूल कॉलेज कोई मतलब नहीं है। नेशनल एजुकेशन पोर्टल का मतलब है आप आए, आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपने पढ़ाई शुरू करी, आप परीक्षा देना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं 10th के योग्य है, मेरे पास ज्ञान पूरा है, मुझे आता है। आपको किसी स्कूल के प्रिंसिपल की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जस्ट लॉग इन, गो फॉर अ एग्जाम। अगर आपका एग्जाम सभी सब्जेक्ट का हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट आके आपके हाथ में होता है। ठीक नहीं है ना? मैं बीए करना चाहूं, मैं पीएचडी करना चाहूं, मैं अपना रिसर्च वर्क जो है उस पोर्टल में स्कैन करके डालूंगा, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट होगा और मेरी पीएचडी डिग्री मेरे पास होगी ना। तो आप इससे बेनिफिट क्या है? जो स्कूल्स पढ़ा रहे हैं वो, जो यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं वो, और चाहे जो अपने आप से पढ़ रहे हैं वो, एक ही धरातल पे होंगे। शिक्षा व्यवसाय नहीं बन पाएगी। जिसकी जैसी क्षमता होगी वैसी पढ़ाई करेगा, लेकिन सबको, पूरी धरती को घूम करके पूरे हिंदुस्तानियों को उसी एजुकेशनल पोर्टल पर एग्जाम देना हो। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे प्री प्राइमरी, सबको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि योग्यता है। तो मैं ऐसा समझूं कि शक्ति पुत्र अनिल कुमार सिंह अनिल जी भी 20 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं आप भी? हम तो, मतलब ये मेरा वचन है, एक ठेठ क्षत्रिय का वचन, इस देश के एक एक आदमी को सुखी, समृद्ध और वैभवशाली और सिर उठा के न चलना सिखा दिया तो फिर आप मेरा नाम बदल दीजिए। अगर मैं इस धरती पे हूं, यह निश्चित है कि यह राष्ट्र पूरे विश्व की राजधानी बनेगा। मैं लिख के देता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को बीमारी से असहाय महसूस कर रहा होगा, शिक्षा के लिए रो रहा होगा। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जिसके पास रोजगार नहीं होगा। रोजगार का क्या है? हम जिस कंसेप्ट की बात करते हैं उसमें आपके पास, जब आप 12th पे आते हो तो आपके पास आता है आप क्या करना चाहते हैं, एन ऑप्शन। ऑटोमेटिकली वो पोर्टल, हम गवर्नमेंट नहीं देती, पोर्टल लेता है। क्या करोगे बेटा, पढ़ोगे या कुछ काम? मतलब सारी चीजें उसमें ऑलरेडी पूछेगी वो आपसे। अगर आप पढ़ना, आप कहते हो मैं राजनीति करना चाहता हूं, इस देश में कोई राजनीति नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं आता जाता, ना कोई विजन है। क्या है? डंडा और झंडा लेके घूम रहे हैं, दरी बिछा रहे, यूथ का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, सही बात, शुद्ध प्रोफेशन है। आपको राजनीति आनी चाहिए, विश्व लेवल की राजनीति आनी चाहिए, आपको पंचायत लेवल की राजनीति आनी चाहिए। उसके लिए पूरा कोर्स डिफाइन होना चाहिए। हम जानते हैं राजनीति कैसे करनी। अगर मैं पंचायत में हूं तो मुझे उस पंचायत में कितने गांव हैं, उनकी सीमा क्या है, उनकी जमीन क्या है, किसकी कितनी जमीन है उस गांव में, किस टोले में क्या समस्या है, मुझे पता होना चाहिए। उस पंचायत की क्या समस्या है वो पता होनी चाहिए, उसे पढ़ना पड़ेगा ना। सही बात है। उस व्यवस्था में जो 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है उसका मुझे पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल पॉलिटिकल एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूं। आप 12वीं क्लास के बाद में लड़कों को पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम चुने और राष्ट्रीय तक की पॉलिटिक्स पढ़े और एजुकेटेड होकर के पूर्ण राजनेता बने, अच्छे तरीके से राजनीति करें। सही बात है। तब तो आपको एक अच्छा सक्षम राजनीतिज्ञ मिलेगा जिसको राजकाज चलाना आएगा, जो आईएएस पे भी शासन करेगा। आप सोचिए ना, आईएएस जो है इस देश में बाबू है, उसके पास वह अधिकार नहीं है कि आप राज सत्ता को, लेकिन आज इस देश को चला जो रहा है, जो गलत नीतियां चल रही हैं, जो गलत चीजें चल रही हैं, वो आईएएस आईपीएस के ही चलाई हुई है ना। सही बात है। वो नेता वो कंट्रोल करते हैं, नेता उसको कंट्रोल नहीं करता इस देश में। सही बात है। तो उनसे ज्यादा काबिल, तिक्ष और योग्य राजनेता होना चाहिए। इसके लिए नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का होना आवश्यक है और 12वीं क्लास के बाद से ही बच्चों की, युवाओं की ट्रेनिंग पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, ताकि हम ऐसे राजनेता बना सके जो विश्व मंच पर इस देश को, जो मैं 20% ट्रेड शेयर की बात करता हूं, मैं 20% अपनी हक की बात करता हूं विश्व के रिसोर्सेज पे, वो हासिल कर सके। सही बात है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के रोजगार को लेकर जो इतनी समस्याएं चल रही है देश के अंदर, उसको आप कैसे सही करेंगे? जैसे आपने एजुकेशन पोर्टल के बारे में बताया, वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, रोजगार को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, एजुकेशन से जुड़ा ही रोजगार है। एजुकेशन पोर्टल से हमारा सिस्टम जो काम करेगा, वहां से आपको, आप 12th जैसे ही आप पास करते हैं, पूछेगा आपने नौकरी करनी है या फिर आप पढ़ेंगे। पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ जाइए,
आपको फटाक से मैसेज आएगा, इस जगह जाकर एडमिशन ले लो जो पढ़ना चाहते हो। ठीक है। आपकी योग्यता का आकलन हम 12th में कर चुके होंगे, आप इस तरफ को जाएंगे। अगर आप रोजगार करना चाहते हैं, आपको तुरंत मैसेज आएगा, वहां जाइए, आपकी ट्रेनिंग यहाँ होगी, आप ये रोजगार कर सकते हैं। रोजगार में हमारा जो पुरातन सिस्टम है स्वावलंबन का, हम गांवों को सबसे पहला काम क्या करना है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो मल्टीनेशनल्स और बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ से छीनना होगा। कोई आवश्यकता नहीं है, लोकल स्तर पर उनका निर्माण और कंजम्पशन होना चाहिए। वो अगर हम करते हैं, हमारा जो कागज लकड़ी का काम है, लोहे का काम है, यंत्र निर्माण है और सारी चीजें चमड़े से लेकर सब कुछ अगर आम आदमी के हाथ में होगा तो 100% रोजगार आपको देंगे। सही बात। उसमें पब्लिक, और सबसे बड़ी चीज है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के लोग करेंगे, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पैसा ले रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो उत्पादन हो वो वैश्विक लेवल पर बिक्री भी हो और हर घर में कम से कम 10-5 लाख रुपया हर महीने आता रहे, हर यूथ के पास में इतना पैसा हो कि वो सोचे कि मैं दान धर्म कहाँ करूं। देश में पानी नहीं बिकवाएंगे, पानी जो है वो लोग मतलब देख रहे कि यहाँ किसी को पानी की जरूरत है तो हर जगह पानी रखा हुआ मिलेगा और लोग पिएंगे पानी तो छोड़ो, दूध नहीं बिकेगा इस देश में अगर हमारी व्यवस्था आती है। सही बात है। अभी जैसे पता चला है कि लगभग सवा साल से ब्लैंकेट जो एक बहुत बड़ी कंपनी है वो एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही वेल मेंटेन्ड, जिसे कहते हैं 5 स्टार। तो आप रोजगार के बाद में स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे आप पोर्टल के थ्रू सही करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य राज्य सत्ता की जिम्मेदारी है। हाँ। स्वस्थ नागरिक हमारी पूंजी है और अगर वो काम करता है कहीं तो विभाग होना, ये यंत्र है, जैसे गाड़ियां खराब होती हैं, ये यंत्र ही खराब होगा, इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन लोगों की होनी चाहिए। राज्य सत्ता को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जो है स्वास्थ्य मित्र की बात कर कल्पना करते हैं जो रात को अपने मोहल्ले में घूम करके देखेगा कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति, कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो राज्य सत्ता उसको एडमिट कराएगी, उसका पूरा इलाज करेगी और क्वालिफाइड डॉक्टर। जब हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है ना, डॉक्टरी कोई भी पढ़ सकता। हमारे यहाँ ये ईट नीट फीट का कंसेप्ट नहीं है। हमने 12th में आपके परफॉर्मेंस से, आपकी साइकोलॉजी से जान लिया आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपको हम डॉक्टर बनाएंगे, आपसे सेवा लेंगे। तो 12वीं क्लास के बाद ही डॉक्टर बना देंगे आप? 12वीं क्लास के बाद में ही तो जाते हैं नीट में परीक्षा देकर के, उसके तो फिर पढ़ाएंगे ना। नीट करना पड़ेगा ना? नीट नहीं करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा सीधा 12वीं। हाँ। अच्छा, आपको डॉक्टर ही तो बनना है, मतलब सभी डॉक्टर नहीं बन जाते। बेसिकली आप थ्योरेटिकल नॉलेज के पहले आप प्रैक्टिकल नॉलेज। हम चाहते हैं कि आप नहीं, नीट में कुछ नहीं होता। नीट में 12वीं क्लास के जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन आते हैं, करोड़ों बच्चे बैठते हैं, उनमें से 5,000 बच्चे 10,000 बच्चों को लेते हैं, बाकियों का मुंह नीचे कर देते हैं। सही बात है। तो हम वैसा ही क्यों करेंगे? आपको इस देश में 50 लाख डॉक्टरों की जरूरत है, आप 10,000 डॉक्टर ले रहे हो और इसके बाद एक एक हॉस्पिटल में जो 10,000 मरीज घुस रहा है और जब आ जाते कोई आफत तो डॉक्टर भाग खड़े होते हैं क्योंकि डॉक्टर होते ही नहीं है, आपके पास ना स्टाफ है ना पैरामेडिकल स्टाफ है। तो हम चाहते हैं राज्य सत्ता इसकी जिम्मेदारी ले। अगर 50 लाख डॉक्टर चाहिए, हर गांव में 3 डॉक्टर चाहिए तो चाहिए, होने चाहिए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी? तो आपके पोर्टल के थ्रू ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, पोर्टल की बात है, राज्य सत्ता इसकी जिम्मेदारी लेगी। हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर ब्लॉक में एक रेफरल हॉस्पिटल जिसमें आधुनिकतम सुविधाएं हो और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें आप कुछ भी मतलब वैश्विक स्तर, मतलब अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, उसी आपके जिले में उसकी सुविधा मिलेगी और 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा, कुछ नहीं, सारी दवाइयां, सारी सुविधाएं, सारे टेस्ट फ्री और उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल नाम का कंसेप्ट है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो खोलेगा वो सरकार के साथ एमओयू साइन करेगा, सरकार उसको पेमेंट कर पा रही होगी, जनता को ना पूछने की जरूरत है, ना जानने की चाहते ना कोई फॉर्मेलिटी। क्या नाम है ऐसे पोर्टल का, कहाँ से मिलेगा? ये कर सकते, क्या नाम है आपके पोर्टल का, कहाँ से हम लोग हम कहते हैं जो आपका, जब ये सत्ता की बात आती है, जब राज्य सत्ता आती है तो वो होता है नेशनल सिटीजन्स पोर्टल, राष्ट्रीय नागरिक मंच। उस मंच पे कोई भी नागरिक अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है। अगर कोई नहीं मानेगा, अगर कानून को, या इस देश का मालिक नागरिक है, नौकर नहीं है, हम लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं चलाएंगे, बल्कि हम सही मायने में लोकतंत्र चलाएंगे। एहसास होगा हर यूथ को कि मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र स्वाभिमानी नागरिक हूं, मैं भी इस देश में शासन करता हूं, इन रिसोर्सेस पे मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूंजीपतियों का है। तो सर अगला सवाल आपसे रहेगा कि क्या आपका जन्म जो है वो 3 नदी के क्षेत्र के आसपास हुआ है? जी, मैं जिस जगह से आता हूं, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो मेरा जन्म स्थल से कोई 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, सोन और सरजुग का। उसका जो है जिक्र रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने भी किया है। उस संगम पे ही जो है भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र ने
उसका शास्त्रों का और शस्त्रों का ज्ञान दिया। आपके जो संस्थान है, जो ऑफिसेस हैं, उन सब में बृहस्पतिवार को भी छुट्टी होती है? मतलब आप ऐसा क्यों, मतलब और जगह तो संडे को होती है छुट्टी? देखिए, मैं एक सूर्यवंशी हूँ, हाँ। क्षत्रिय। हमारे जो सनातन संस्कृति में सूर्य राजकाज का कारक है, ठीक है। तो इस कारण से हमारे यहाँ संस्थानों को खुला होना चाहिए। राजकाज में ऊर्जा होती है। आज अगर हम संडे को अपना चीज बंद करते हैं, इसका मतलब हमने सूर्य की ऊर्जा को बंद कर दिया है, ठीक है। हम सबसे पवित्र दिन मानते हैं बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को हम दाढ़ी नहीं कटाते, ये सब नहीं करते, और पूजन पाठ में ज्यादा करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है, गुरु को समर्पित दिन माना जाता है। तो हमें जो भी धर्म कार्य करें, इस कारण से क्या है कि हमें छुट्टी अगर रखनी है, अवकाश रखना है, तो किस दिन रखना चाहिए? बृहस्पतिवार। तो मैंने कहा कि भाई हम तो सरकार है नहीं, लेकिन मैं अपने संस्थानों में जिन पे मेरा नियंत्रण है, वहां बृहस्पतिवार को छुट्टी रखूंगा। तो हमारे यहाँ अवकाश बृहस्पतिवार को होता है। अच्छा, तो क्या आपका जन्म भी बृहस्पतिवार को हुआ था? हाँ, मेरा जन्म जो है 18 मार्च 1971 को, दिन बृहस्पतिवार को ही हुआ। अच्छा सर, ऐसा हमने सुना है कि एक भविष्यवाणी हुई है नत्रदेवस की तरफ से कि जो सबसे ज्यादा भविष्य बताते थे अपने तरीके से, उनकी सारी भविष्यवाणी सही होती थी। और उन्होंने अपने जो संस्था है, उन्होंने अपनी जो एक किताब है या अपनी अपनी चीजों में लिखा है हमेशा कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा जिसका जन्म बृहस्पतिवार को होगा और जो 3 नदी के आसपास पैदा हुआ होगा, और वही आकर सनातन को और जितनी भी सारी परेशानियों को नष्ट करेगा। एक तरीके से जो मतलब धर्म का जो एक संभालने वाला जो एक इंसान होगा, वो एक ऐसा आएगा। तो क्या ये बात सच है आपके लिए? देखिए, मेरे को बहुत सारे जो लोग मुझे जानते हैं और जिन्होंने मुझे डेवलप होते हुए देखा, प्रकृति में मेरी गाइड कौन है? माँ आदिशक्ति है। मैं उसका बेटा, शक्ति पुत्र मेरा नाम है। आदिशक्ति माता से ऐसे बात होती है जैसे मेरी आपसे, वह ऊर्जा मुझे गाइड करती है। तो मैं यार भाई देखिए, मेरे को कई लोगों ने कहा कि आप 3 नदियों के क्षेत्र में पैदा हुए, बृहस्पतिवार की बात है, चाहे बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। और उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती? हाँ, तो यह हो सकता है कि प्रकृति मुझे चुने, आपको चुने। सबको अपने अपना दायित्व है। मेरा दायित्व है सनातन की स्थापना करना। यह मैं आज खुले मन से कहता हूँ, और आप कर भी रहे हैं। अब मैं कर भी रहा हूँ। तो प्रकृति का गाइडेंस है, तो हो सकता है कि नत्रदेवस बहुत बड़े भविष्य लगता है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यह हो, और हम इस धरती पे मानव जाति की रक्षा के लिए कुछ कर सके। आज अगर मनुष्यों ने अपने आप को बचाना है, अगर इस मानव जाति ने सरवाइव करना है, तो उसको वैश्विक स्तर पे एक वैश्विक सरकार का गठन करना होगा। हथियार, सेना, ये सब हटा करके सभी मनुष्यों को एक राष्ट्र के रूप में, पूरी धरती को एक राष्ट्र के रूप में दिखना होगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। या पूरी धरती एक राष्ट्र, एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। हम एक वैश्विक राष्ट्र बनाएं और इन हथियारों को फेंक दें, युद्ध और ये सब चीजें खत्म कर दें, और सभी मनुष्य भाइयों की तरह रहें। और सनातन के सिद्धांतों में यह संभव है और किसी सिद्धांत में संभव नहीं। अच्छा, तो सर मैं चाहता हूँ कि आखिर में अगर आप एक मैसेज देना चाहें अपने जितने भी कार्यकर्ता जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कुछ एक मैसेज अगर आप देना चाहें यूथ के लिए, तो क्या देंगे? मैं सबके लिए कहता हूं, इस पूरे धरती के मानवों के लिए नहीं, जीव समुदाय के लिए नहीं, जो इतर योनियां हैं, जो मल्टीवर्स से आने वाले अलग अलग योनियों के लोग हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं अमेरिका को, रशिया को और चीजों को, जो हम इंसानों के पहुंच के परे, सबको कहता हूं, सत्य सदाचरण और स्वकर्म का आलंबन ले लो, सहारा ले लो। आने वाला समय इतना विकराल है, सड़कों पे लोग पड़े होंगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। जो भी अधर्मी है, जो भी अत्याचारी है, जो भी व्याभिचारी है, उसका विनाश और पतन तय है। मैं धरती के मनुष्यों को कहता हूं, भाईचारा, प्रेम पकड़ लो, सच्चाई, ईमानदारी और करुणा और दया के साथ जियो, एक दूसरे से प्रेम करो और सत्य और सदाचरण के मार्ग पे चलो। जितने भी दुराचारी हैं, दूसरों की बड़ी बेटियों को देखने वाले, गलत रास्ते पे चलने वाले या गलत संबंधों में जीने वाले लोग हैं, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं यह बिल्कुल मैं देख पाता हूं, 2019 से लेकर के जो कोरोना काल शुरू हुआ, वहां से लेकर 39 तक में यह धरती विनाश और सृजन के कार्य करेगी। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी पैदा होंगी और बड़े बड़े कार्य भी होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी आएगा, लेकिन साथ ही दुराचारियों का, पापियों का और अत्याचारियों का अंत होगा। 39 तक सब सफाया हो जाएगा। जो गलत मार्ग पे चलेगा उसका जीवन नहीं रहेगा। लिख लीजिए, मैं देख सकता हूं। मां का संदेश है, सत्य सदाचरण और धर्म मार्ग पे चलो, और नहीं तो अपनी विनाश के लिए और अपने इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार रहो। यह मेरी चेतावनी है सबके लिए, खुद मेरे लिए भी। मतलब 12-13 साल अभी हमें और नहीं, आज से शुरू हो जाओ। माफी नहीं है, माफी नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और जितनी बात हुई वो जनता तक आई एम डैम श्योर पहुंचेगी। लगभग काफ़ी लोग पसंद करेंगे ये पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जितनी भी बात हुई है वो जेन्युइन बातें हुई हैं और समस्या के सॉल्यूशन के ऊपर ही बातें हुई हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग आवर शो सर। हमें बहुत ही अच्छा लगा हमारे पॉडकास्ट में आप आए। और आप सबका भी, जितने लोग हमें पॉडकास्ट को सुनते सुनते यहाँ तक आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनने के लिए। और इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। क्या पता किसी एक इंसान की हेल्प हो जाए या फिर किसी एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे यहाँ तक। मैं भी आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का और अपने सभी भाइयों का जो है बहुत हार्दिक धन्यवाद।